नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो इसमें से हमें बताना है, जो ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से पिछड़ेपन का क्या कारण नहीं है। सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या फिर स्वस्थ वातावरण। तो पिछड़ेपन का जो कारण है वो जो है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि स्वस्थ वातावरण जो है पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो पिछड़ेपन के कारण के हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो व्यक्तित्व का जो पहला वर्गीकरण किसने दिया था बताना है इसमें। ये तो ऑप्शन दिए इसमें मन ने, सेल्डन ने और तीसरा हिप्पोक्रेट्स ने, कैटल ने। तो व्यक्तित्व का जो पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो किया था हिप्पोक्रेट्स ने। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन दिए हैं अल्फ्रेड विने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या फिर थर्स्टन ने। तो इसका ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा। सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने दिया था। अगला प्रश्न है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं। तो तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिए समस्या समाधान विधि या फिर रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा, रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क डैश 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 मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए तनाव होता है, पिछड़ापन होता है या फिर डिसलेक्सिया होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डिसलेक्सिया। दोस्तों इसे पठन विकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पठन विकार। ये भी आप याद रखना। तो इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी यानी कि डिसलेक्सिया हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि में साधारणतया उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। किन बालकों को रखा जाता है? जिनकी बुद्धि लब्धि जो है 70 से कम होती है या फिर 70 से ऊपर होती है या 80 और 100 के बीच में होती है या इनमें से कोई नहीं। तो जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन बालकों को क्या साधारणतया क्या मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा, 70 से कम वाले बालकों को मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता होती है। कौन सी बच्चों में होती है? यहाँ डैश 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 है। किन बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है? तो पिछड़े बालकों को नहीं हो सकती है। प्रतिभाशाली बालकों की, हाँ जी, प्रतिभाशाली बालकों में जो अमूर्त प्रत्यय होते हैं उनको ग्रहण करने की योग्यता होती है। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं जैसे पिछड़ेपन में, उनमें नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली है, ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए इनमें से मूल्यांकन का कौन सा एक प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या सीसीई। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मानक जो है मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। तो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या क्या नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिए सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव जो है सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप में जो महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें, शिक्षण विधियों में क्षमता और विषय का ज्ञान, यानी कि विषय का ज्ञान तो होगा ही, शिक्षण विधियों में क्षमता होनी चाहिए। उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता या फिर पढ़ाने की उत्सुकता, ठीक है, ये भी होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो गुण होता है वो है धैर्य और लगन। यानी कि प्राथमिक स्तर पे बच्चे जो छोटे होते हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए धैर्य और लगन की बहुत आवश्यकता होती है।
तो इसका ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो पियाजे के अनुसार जो है बच्चा किस अवस्था में जो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो पहला दिया संवेदी प्रेरक चरण, अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं जो पियाजे के क्रम से हैं। पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है और चौथी अवस्था ये है। इस संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई दी पियाजे ने। तो इसमें पूछा है वस्तु स्थायित्व को कब प्रदर्शित करता है, तो वो करता है ऑप्शन ए में, यानी कि संवेदी प्रेरक चरण में जब बच्चा होता है तो वो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अब बच्चा सीख रहा है, उस सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की जो क्या भूमिका होनी चाहिए, सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की और नियंत्रणकर्ता की। तो देखिए बच्चे जब सीखते हैं तो उन्हें अनुदेशन तो मिलता ही है, प्रशिक्षक की भूमिका और नियंत्रणकर्ता की नहीं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा वो होगा सुगमकर्ता की। हर तरह से सुगम होना चाहिए बच्चे के लिए, ताकि बच्चा निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई को कर सके और ज्ञान, नॉलेजेबल ज्ञान मिले उसे और सब कुछ सीख सके, ताकि वो टीचर से भी कांटेक्ट बना के रखे कि हाँ डरे नहीं उससे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, सुगमकर्ता की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए सूक्ष्म गतिक पूछ रहा है। सूक्ष्म गतिक का देखो चढ़ना भी है, फुदकना भी है, दौड़ना भी दिया है इसमें, लेकिन सबसे सूक्ष्म गतिक उदाहरण है जो वो है लिखना। छोटा छोटा काम होता है तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है ये लिखना। अगला प्रश्न है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा। तो इसमें देखिए बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, जैसे बुद्धि लब्धि बराबर होता है MA/CA और गुणा में 100। अब MA क्या होता है, MA होता है मेंटल एज, मानसिक आयु, और C होता है क्रॉनिकल एज, यानी कि वास्तविक आयु उसकी कितनी है। तो इसमें जो दिया है वो IQ बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वो हो जाएगा MA कितनी है, MA दिया 12 वर्ष, यानी कि मानसिक आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष, और शारीरिक आयु जो कितनी है 10 वर्ष है, और गुणा में 100 करेंगे तो 10 से काटेंगे 10 बार चला जाएगा, ये 12 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो उसका IQ कितना आएगा 120। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस तरह से विकसित कर सकता है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, अगला है आदर्श रूप से बर्ताव कर, महान व्यक्तियों की बारे में बोलकर, या फिर उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो प्राथमिक स्तर के होते हैं वो सीखते हैं अनुकरण करके, अनुकरण द्वारा बच्चे सीखते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि वो आदर्श रूप से बर्ताव करके जो है सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ये अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुनना होगा पहले, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो ऑप्शन ए के अनुसार चलेगा कक्षा 1 का बच्चा। अगला है, महान व्यक्तित्व परिणाम है किसका। जो महान व्यक्तित्व जो परिणाम है किसका परिणाम है बताओ। केवल आनुवंशिकता का नहीं, लालन पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का। व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व है, जो महान व्यक्तित्व परिणाम है किसका है, आनुवंशिकता का भी है और वातावरण की अंत्यक्रिया का भी है। न केवल वातावरण का है, न केवल आनुवंशिकता का, ये दोनों की अंत्यक्रिया का परिणाम होता है महान व्यक्तित्व। व्यक्तित्व भी बोल सकते हैं, व्यक्तित्व परिणाम होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं। तो देखिए वो अमूर्त जो अनुभव होते हैं उनके द्वारा, अमूर्त मतलब होता है जैसे हम कल्पना करते हैं कि हाथी ऐसा होता है वैसा होता है, ये अमूर्त होता है। और मूर्त होता है वो सामने प्रत्यक्ष रूप से चीज़ आ जाती है मेरे कि हाँ ये इस तरह से होता है, हम देख करके बता सकते हैं हाँ ये है। पढ़कर शीघ्र सीखते हैं या फिर लिख कर सीखते हैं। तो छोटी क्लास के जो बच्चे हैं
मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। यानी कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हमें चित्र भी दिखाने पड़ते हैं कि हाँ ये इस तरह से होता है। तो ऑप्शन बी जो इसमें हमारा सही हो जाएगा, यानी कि मूर्त अनुभव से जल्दी सीखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश 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 की ओर संकेत करती हैं। तो किस ओर संकेत करती हैं? तो ये ऑप्शन दिए इसमें, वे कैसे सीखते हैं, शिक्षार्थियों का सामाजिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, या फिर सीखने की अनुपस्थिति। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, वे कैसे सीखते हैं, इस ओर वो संकेत करती है उनकी त्रुटियां। तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।